Hello students, welcome back to my YouTube channel Let's Learn with Dr. Sarita. स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक ऐसे डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे बीमारी के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारे आहार नाल से संबंधित है। यानी कि हमारे आहार नाल बोल लीजिए, एलिमेंट्री कैनाल कह लीजिए या जीआई ट्रैक्ट से ये संबंधित रोग है, जिसको हम क्या कहते हैं, पेप्टिक अल्सर कहते हैं। आज के जो क्लास हमारा होगा, हम पेप्टिक अल्सर के बारे में पढ़ेंगे। पेप्टिक अल्सर किसे कहते हैं वो जानेंगे। पेप्टिक अल्सर के प्रकार कितने हैं, इस पेप्टिक अल्सर का कारण क्यों होता है पेप्टिक अल्सर, इसके लक्षण कैसे होते हैं, हो जाने पर लक्षण सिम्टम्स कैसे दिखेंगे और उसका उपचार हम किस प्रकार से कर सकते हैं। इन सभी बातों पर आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि पेप्टिक अल्सर कहते किसे हैं। पेप्टिक अल्सर किसे कहते हैं? तो पेप्टिक अल्सर एक तरह का घाव होता है। और ये घाव कहाँ होता है? तो ये घाव हमारे खाने की नली, जिसको कि आहार नाल कहते हैं या एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, तो कहाँ होता है? हमारे खाने की नली में होता है। पेट या छोटी आंत में विकसित होता है। ठीक है। आपके जो ईसोफेगस कहते हैं, आहार नाल को क्या कहते हैं? ईसोफेगस कहते हैं या एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, है ना। तो आहार नाल कैसे होता है? मान लीजिए कि आहार नाल है, यह आहार नाल है और ये हमारा क्या है? ये हमारा पेट है। ठीक है, पेट है। उसके बाद क्या होता है? ये ड्यूडेनम वाला पार्ट होता है, ऐसे होता है ना ड्यूडेनम वाला पार्ट, और होते हुए कहाँ जाता है? ये नीचे की तरफ जाता है। तो अगर हमारा जो घाव हो गया, ठीक है, अल्सर यहाँ पे हो गया, ठीक है, तो अल्सर भी क्या होते हैं? ये 3 प्रकार के अल्सर होते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे हो गया तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम आहार नाल से संबंधित अल्सर कहते हैं। ठीक है, आहार नाल को हिंदी में एक और वर्ड कहते हैं, ग्रसनी। तो जब यहाँ पे अल्सर होता है, यानी कि आहार नाल के निचली परत जो कि आपके अमाशय से टच में है, तो यहाँ पे जब अल्सर होगा तो इसको कहते हैं ग्रसनी का अल्सर। ठीक है, जब पेट के अंदर होगा तो ये क्या होगा? ये हमारा कहलाएगा, क्या है ये? कहलाएगा हमारा, तो हमारा स्टोमक का अल्सर, यानी कि गैस्ट्रिक अल्सर इसको कहते हैं। ये जब पेट के अंदर होगा तो गैस्ट्रिक अल्सर कहलाता है। और जब आपके ड्यूडेनम वाले पार्ट में होगा, यानी कि ड्यूडेनम के ऊपरी पार्ट में जो कि पेट से टच में है, पेट के संपर्क में है, तो जब यहाँ पे होगा तो पक्वाशय का अल्सर कहते हैं। तो इस प्रकार अल्सर क्या है? तो अल्सर एक तरह का घाव है जो कहाँ होता है? जो हमारे खाने की नली, हमारे पेट और हमारी छोटी आंत में विकसित होता है। ठीक है, तब क्या होता है? ये एक प्रकार की छाले हैं। और ये क्यों होता है? तो जब पेट का जो पाचक एसिड है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, पेट में क्या मिलता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि पाचक रक्त सिक्रेट करता है ना। तो उसमें जब क्या होता है, उसकी सतह से ही नुकसान, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही हमारे पेट के सतह को नुकसान पहुंचाने लगता है, तब ये अल्सर होता है। समझ में आई बात? अल्सर क्या है? एक प्रकार का घाव है जिसमें कि ब्लीडिंग भी होती है, घाव हो जाते हैं, फुंसी हो जाती हैं, बहुत इरिटेटिंग खुजली होने लगती है। तो इस प्रकार का ये हमारे आहार नाल से संबंधित एक क्या है? एक डिजीज़ है। ओके। तो पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर या आहार नाल के ऊपरी परत को प्रभावित करता है। ठीक है, ये किस परत को प्रभावित करेगा? तो ऊपरी। हमारे आहार नाल में 3 परत होते हैं। कौन कौन से 3 परत होते हैं? तो एक को कहते हैं म्यूकोसा लेयर, जिसको कि हिंदी में श्लेष्मा भी कहते हैं, और एक सब म्यूकेसा, तीसरा सीरोसा लेयर होता है। कौन कौन से 3 लेयर होते हैं आपके एलिमेंट्री कैनाल में? आपके एलिमेंट्री कैनाल में, यानी कि आहार नाल में म्यूकोसा होता है, सब म्यूकोसा होता है और सीरोसा लेयर होता है। ठीक है, अब जब ये हमारा जो पेप्टिक अल्सर है, ये म्यूकोसा लेयर से संबंधित है। ये म्यूकोसा लेयर को प्रभावित करता है और इसी म्यूकोसा लेयर में जब घाव हो जाता है, जब इसमें ब्लीडिंग होने लगती है, जब इसमें फोड़े होने लगते हैं, तो क्या होता है? तब हमें पेप्टिक अल्सर की शिकायत होती है। ठीक है, ये देखिए, ये यहाँ पे मैंने एक फिगर लगाया है जिसमें कि आप इजीली देख पा रहे होंगे कि ये हमारा क्या है। आप फिगर में देख पा रहे हैं कि हमारा क्या है? ये तो आहार नाल जा रहा है ना, और ये हमारा क्या है? ये हमारा पेट है या, और ये ड्यूडेनम वाला पार्ट है ना, ड्यूडेनम वाला पार्ट है जो कि हमेशा सी आकार का होता है। तो ये हमारा क्या हो गया? जो पेट में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे घाव है। ठीक है, और ये क्या? अल्सर है। ठीक है, अब इसमें देखिए आप कहाँ अल्सर हो रहा है। तो हमने कहा कि हमारे म्यूकोसा के लेयर में होता है। इसमें लेयर आप देख पा रहे हैं, सबसे जो इनर मोस्ट लेयर है, अंदरूनी लेयर है, इसको हम क्या कहते हैं? म्यूकोसा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? सब म्यूकोसा का लेयर आता है। उसके बाद का जो लेयर सब म्यूकोसा है, और सबसे लास्ट में जो लेयर होगा वो सीरोसा का लेयर होता है। ठीक है, सबसे लास्ट में जो लेयर होगा वो सीरोसा का लेयर होता है। तो यहाँ पे कहाँ पे हमारे डिफेक्ट कर रहा है? तो हमारे जो पेप्टिक अल्सर में जो हमारा म्यूकोसा का लेयर है, जो कि अंदरूनी लेयर है, ठीक है, हमारे आहार नाल का सबसे अंदरूनी लेयर है। इसके बाद होता है आपका सब म्यूकोसा, तब सीरोसा का लेयर। ठीक है, तो अंदरूनी लेयर में क्या होता है? यहाँ पे घाव हो गया, आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे फिगर में आपको घाव दिख भी पा रहा है।
ठीक है, आपको ये घाव दिख रहा है, तो ये क्या होता है, आपके म्यूकोसा के लेयर में, जो कि हमारे आहार नाल का अंदरूनी पार्ट होता है, उसमें जब घाव हो जाता है तब हम उसको क्या कहते हैं, पेप्टिक अल्सर कहते हैं। घाव हो जाएगा, छाले हो जाएंगे, उसमें से ब्लीडिंग होने लगेगी, उसमें सोर हो जाएगा, है ना, तो इसको क्या कहते हैं, और गंभीर, बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति हो जाती है तो कैंसर भी हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये पेप्टिक अल्सर होता है। ठीक है, अब पेप्टिक अल्सर क्या है, इस फिगर में भी आप देख पा रहे हैं कि जो हमने कहा कि पेप्टिक अल्सर 3 प्रकार का होता है। तो ये क्या है, आपके आहार नाल में हो रहा है, यहाँ पे देख पा रहे हैं अल्सर है, तो ये ईसोफेगस का अल्सर यानी कि आहार नाल का अल्सर है। इसको एलिमेंट्री कनाल का अल्सर भी कहते हैं। ठीक है, और ये हमारे पेट के अंदर हो रहा है तो इसको क्या कहते हैं, इसको गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। ये हमारे ड्यूरिनम वाले पार्ट में हो रहा है यानी कि पकवासे वाले पार्ट में हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, ड्यूरिनम अल्सर यानी कि पकवासे का अल्सर कहते हैं। तो इस प्रकार क्या होते हैं, अगर हम टाइप ऑफ अल्सर की बात करें तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ अल्सर। फर्स्ट इज इसोफेगस अल्सर, सेकेंड इज गैस्ट्रिक अल्सर एंड थर्ड इज ड्यूरिनल अल्सर, है ना। 3 प्रकार के अल्सर होते हैं और अल्सर में मेनली क्या प्रभावित होता है, तो जो आपका म्यूकोसा का लेयर है, म्यूकोसा का लेयर प्रभावित होता है। तो आपकी जो म्यूकोसा के लेयर में ना बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, और इसी सेल से क्या होता है, एक पैराइडल सेल होता है। पैराइडल सेल क्या करता है, पैराइडल सेल होता है, चीप सेल होता है, म्यूकोसा और बाइकार्बोनेट रिलीज करती है। तो क्या होता है, म्यूकोसा के लेयर में जो पैराइडल सेल होता है उससे क्या रिलीज होता है, उससे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रिलीज होता है। हमारे पेट में क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो है, जब हम खाना भोजन खाते हैं तो उसको पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रिलीज होने लगता है। ठीक है, लेकिन जो रिलीज होता है इसमें बहुत सारे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, लेकिन इसको रक्षा कौन करता है, पेट के परत की रक्षा कौन करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है HCl वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग अम्ल है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, उससे रक्षा हमारे पेट के लेयर की कौन करता है, तो म्यूकोसा लेयर करता है ना। म्यूकोसा लेयर करता है हमें हमारे पेट की रक्षा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। अगर म्यूकोसा लेयर नहीं होगा तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में इतनी ताकत होती है कि हमारे पेट को बिल्कुल गला के बर्बाद कर देगा, गला देगा। ठीक है, पेट ही नहीं रहेगा, गल जाएगा। तो क्या होगा, म्यूकोसा लेयर क्या करता है कि हमारे पेट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रिलीज करता है, रक्षा करता है। रिलीज भी होता है, आपके म्यूकोसा लेयर में ही सेल्स पाए जाते हैं जिसको कि पैराइडल सेल कहते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि म्यूकोसा लेयर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कौन से सेल से रिलीज होती है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किससे रिलीज होती है, कौन से सेल से, पैराइडल सेल से। किससे, पैराइडल सेल से रिलीज होती है। ठीक है, पैराइडल सेल से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रिलीज कर होती है। और पैराइडल सेल कहाँ पाया जाता है, तो म्यूकोसा लेयर में पाया जाता है। ठीक है, म्यूकोसा लेयर में बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं, चीप सेल भी पाया जाता है। जो चीप सेल क्या कहते हैं, ये आपका जो पेप्सिनोजन है वो सिक्रिएट करता है, पेप्सिनोजन सिक्रिएट करता है जो कि बाद में पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है ना। पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जिसको कौन एक्टिव करता है, जिसको कि ट्रिप्सिन एक्टिव करता है। ट्रिप्सिन क्या करता है, पेप्सिन में बदल देता है। तो इस प्रकार जो आपके म्यूकोसा लेयर है वो इनर मोस्ट लेयर है और उसमें बहुत सारे सेल बनते हैं। और इसी इनर मोस्ट लेयर में, इसी म्यूकोसा में जब क्या हो जाता है, जब किसी वजह से कोई डिफेक्ट आ जाता है तो क्या होगा, फिर वो प्रभावित हो जाता है, तब हमें पेप्टिक अल्सर हो जाती है। क्योंकि जो हमारा म्यूकोसा लेयर हमारे जो पेट का जो ऊपरी लेयर है उसकी रक्षा कर रहा था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, जब वही उसी में डिफेक्ट आ गया, म्यूकोसा में डिफेक्ट आ गया, तो हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सीधे हमारे पेट के जो सभी लेयर हैं उसके संपर्क में आ जाते हैं और गलाने लगते हैं। वहाँ घाव हो जाता है, वहाँ फोड़े हो जाते हैं, फुंसी हो जाता है, वहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है। समझ में आई बात। तो इसी को क्या है, ये पेप्टिक अल्सर के प्रकार हमने देखा। इसमें इस फोटो में आप और इजीली देख पा रहे हैं कि कैसे ये घाव हो रखा है। ठीक है, आपके इसमें ये लेयर्स हैं, ये आपके किसके लेयर हैं, आपके जो आहार नाल है, एलिमेंट्री कनाल है, उसके लेयर्स हैं। तो वो लेयर कहाँ जाएगा, एलिमेंट्री कनाल से होते हुए तो एनस तक जाता है ना, क्योंकि ये तो सारा एलिमेंट्री कनाल से होते हुए पूरा ऐसे टच हो गया। तो इसमें इसमें भी वो लेयर है, इसमें भी है म्यूकोसा और यहाँ भी जाता है। ठीक है, तो इसी लेयर में जब डिफेक्ट आता है, आप देख पा रहे हैं कैसे यहाँ पे घाव हो रखा है ना, यहाँ पे घाव हो रखा है। तो इसको क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं पेप्टिक अल्सर डिजीज। ओके, इस फोटो में भी आप अच्छी प्रकार से देख पा रहे हैं तो कितना देखिए ब्लीडिंग हो रहा है। मैंने जानबूझ के बहुत सारा फोटो लगाया ताकि आप देख पाए। देखिए इस कैसे पेट का जो आपका म्यूकोसा वाला लेयर है कैसे बिल्कुल कट कट के एकदम बिल्कुल ब्लीडिंग सा हो रहा है ना ब्लीडिंग। अब हम समझते हैं कि अल्सर के प्रकार तो हमने समझ ही लिया कि अल्सर के प्रकार 3 होते हैं। ग्रसनी में होगा यानी कि हमारे आहार नाल में होगा तो सिर्फ ग्रसनी आहार नाल के निचले भाग में होता है, तो उसको क्या कहते हैं, निचले भाग मतलब आहार नाल का निचला भाग मतलब कि आपके जो पेट से के टच में है।
वो पेट का ऊपरी भाग होगा, आहार नाल का निचली भाग होगा, तो उसको ग्रसनी का अल्सर कहते हैं। ग्रसनी का अल्सर या आहार नाल का अल्सर या इसोफेगस अल्सर या एलिमेंट्री कनाल अल्सर। और जब पेट में होगा तो उसको गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। पेट के अंदर जब होता है तो गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। जब पेट के निचली भाग में और ड्यूडेनम के ऊपरी पार्ट में यानी पकवासे के ऊपरी भाग में होगा तो क्या होगा, उसको हम कहते हैं ड्यूडेनल अल्सर। ये जो हमारी म्यूकेसा की लेयर है, तो ये क्या करता है, ये अमाशय में पाए जाने वाले जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हैं, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, उससे अमाशय की रक्षा करती है ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, वो हमारे पेट को बिल्कुल जला सकता है, ठीक है, अगर म्यूकेसा का लेयर नहीं होगा। तो म्यूकेसा क्या सीक्रेट करता है, म्यूकेसा का लेयर एक बाइकार्बोनेट सीक्रेट करता है, ठीक है, बाइकार्बोनेट सीक्रेट करता है, जो कि बाइकार्बोनेट क्या है, एक प्रकार का क्षार है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, ठीक है। तो ये क्या एक प्रकार का क्षार है, तो एसिड से वो रिएक्ट करता है और एसिड के पीएच को क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है। यानी कि जब आपका बाइकार्बोनेट सीक्रेट करता है म्यूकोसा का लेयर, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जब वो मिलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और बाइकार्बोनेट क्या है, वो क्षार है, ठीक है। वो कहाँ से रिलीज हो रहा है, तो म्यूकोसा का लेयर सीक्रेट करता है बाइकार्बोनेट। तो जब उससे रिएक्ट करते हैं, दोनों मिलते हैं, तो क्या हो जाता है, वहाँ का पीएच न्यूट्रल हो जाता है। और पीएच जब न्यूट्रल हो जाता है तो अब हमारे तो अमाशय की रक्षा होती रहती है, हमारे पेट की रक्षा होती रहती है, वहाँ पर किसी प्रकार का अल्सर नहीं बनता है। लेकिन जब किसी कारण से हमारी जो म्यूकेसा की लेयर ही डैमेज हो जाती है, तब क्या होता है, तब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, HCl जो होता है, अमाशय की दीवार को क्या करती है, उसके संपर्क में आ जाता है, ठीक है। आपका जो म्यूकेसा का लेयर होगा, ठीक है, ये म्यूकेसा का लेयर है, ठीक है, और ये क्या है, ये डैमेज हो गई है, तो यहाँ से जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सीक्रेट होता है वो सीधे क्या हो जाएगा, हमारे पेट के दीवार के संपर्क में आ जाएगा। तो पेट के दीवार में के संपर्क में जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आ जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल चूंकि क्या है, ये एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो हमारे पेट को की दीवार को गलाने लगता है, ठीक है, गला गला के घाव कर देता है, ठीक है। और ये क्यों होता है, जब क्योंकि हमारा म्यूकेसा का जो लेयर है वो जो बाइकार्बोनेट रिलीज करता है, तो उसमें कोई खराबी आ गई है, वो डैमेज हो जाता है किसी कारण से, ठीक है। तो बाइकार्बोनेट रिलीज नहीं होता है, तो बाइकार्बोनेट जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से नहीं मिलता है, HCl से नहीं मिलता है, तो पीएच न्यूट्रल नहीं हो पाता है। और पीएच न्यूट्रल नहीं होने की वजह से क्या होता है, जो HCl है हमारे जो पेट के दीवार के संपर्क में आ जाता है और उसको गलाने लगता है, ठीक है। अब ये सवाल उठता है कि म्यूकेसा का लेयर डैमेज क्यों हो जाता है, तो क्यों डैमेज होगा म्यूकेसा का लेयर, म्यूकेसा का लेयर डैमेज क्यों हो जाता है, तो उसके रीजंस हैं, उसके क्या रीजंस हैं, तो ये जो H पायलोरी हम आगे देखते हैं उसके रीजन क्या है। आप इस फिगर में इजीली देख पाएंगे कि म्यूकेसा का जो लेयर है डैमेज होने से हमारे पेट में कितना घाव हो गया और बिल्कुल से ब्लीडिंग होने लगी है, बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है। जानबूझ के मैंने बहुत सारा फोटो लगाया है ताकि आपको इजीली दिखा पाऊँ कि कैसे किस प्रकार से घाव हो जाता है और हमारा जो अमाशय का लेयर है, अमाशय में घाव हो जाता है। और देखिए घाव होने की वजह से क्या हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, हमारे पेट में क्या हो रहा है, खून बह रहा है, ठीक है। अल्सर के प्रकार को हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब ग्रसनी में होगा यानी कि हमारे आहार नाल में होगा, एलिमेंट्री कनाल में होगा, उसके निचली परत में होगा, निचली भाग में, तो उसको ग्रसनी का अल्सर कहते हैं। जब हमारे पेट के अंदर होगा तो उसको गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। जब ड्यूडेनम वाला पार्ट में होगा यानी पकवासे के ऊपरी भाग में होगा तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम ड्यूडेनम का अल्सर कहते हैं, ओके। अब याद देख लीजिए यहाँ पे उसके क्यों होंगे, सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स क्या होंगे, जब हमारा अल्सर होगा किसी को तो क्या होगा, बहुत तेज पेट में दर्द होगा, ठीक है, दर्द होगा, फिर एडिक्चिंग होगी यानी कि ऐसा लगेगा कि बिल्कुल भरा भरा सा पेट महसूस होगा, वोमिटिंग यानी कि उल्टी होगी, एपेटाइट चेंजेस हो गया कि भूख नहीं लगेगी, नौरेसा उल्टी जैसा होगा बट होगा नहीं उल्टी, वेट लॉस होगा यानी कि वजन कम होगा, ब्लोटिंग होने लगी, पेट हमेशा बिल्कुल फूला फूला सा महसूस होगा, ठीक है। तो ये सारे क्या है, सिम्टम्स हैं। अगर किसी व्यक्ति को पेप्टिक अल्सर होता है तो ये सारे सिम्टम्स दिख सकते हैं। और एक और क्या है, डार्क ब्लड इन स्टूल, यानी कि जो आपका आप स्टूल है, जो मल है, उसमें ब्लड आ सकता है, ठीक है, उसमें खून आ सकता है। तो पेप्टिक अल्सर के क्या सिम्टम्स होंगे, लक्षण होंगे, पेन होगा, ठीक है, पेन होगा, डक्टिंग होगी, यानी कि फूला फूला महसूस होगा पेट, वोमिटिंग उल्टी होगी, हेपेटाइटिस आपके चेंज होंगे यानी कि भूख नहीं लगेगी, न फिर वोमिटिंग जैसा फील होगा, वजन कम हो जाएगा, पेट फूला फूला महसूस होगा, है ना, बिल्कुल फूला सा पेट महसूस होगा, ब्लोटिंग हो जाएगी। और क्या होगा, आपके स्टूल में डार्क कलर ब्लड आएगा, ठीक है, डार्क कलर का यानी कि बिल्कुल काला जैसा ब्लड आएगा आपके स्टूल में। तो ये क्या है, ये लक्षण है, सिम्टम्स है। अगर किसी को पेप्टिक अल्सर होता है तो ऐसे लक्षण दृष्टिगोचर हो सकते हैं, ओके। अब देखिए हमने कहा कि हमारा जो है म्यूकोसा का लेयर होता है नष्ट हो जाता है, ठीक है। म्यूकोसा लेयर क्या रिलीज कर रहा था,
कि हमारे पेट का बचाव हो रहा था, तो म्यूकोसा लेयर बाइकार्बोनेट को रिलीज कर रहा था। और बाइकार्बोनेट किस पे काम कर रहा था? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो पीएच होता है वो बैलेंस कर दे रहा था, न्यूट्रल कर रहा था। तो जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ये का हमारे पेट का जो पीएच होता है वो न्यूट्रल होता है, तब तो हमें अल्सर नहीं होगा। लेकिन जब पीएच क्या होगा, न्यूट्रल नहीं होगा, यानी कि हाई हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, तब क्या होता है? तब अल्सर कॉज होता है ना। तो अल्सर ये कॉज क्यों होता है? म्यूकोसा का लेयर डैमेज क्यों हो गया, कैसे डैमेज हो गया? तो उसके रीजंस हैं। क्या रीजन है? तो पहला है एच पाइलोरी बैक्टीरिया, है ना। हेलिको पाइलोरी बैक्टीरिया की वजह से क्या होता है? एक बैक्टीरिया एक प्रकार का है जिसको कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये एक क्या है? ये पॉजिटिव, ग्राम पॉजिटिव भी कहते हैं, और ग्राम ग्राम पॉजिटिव भी एक बैक्टीरिया होता है और ग्राम नेगेटिव भी होता है। तो एच पाइलोरी बैक्टीरिया क्या है? पाइलोरी बैक्टीरिया क्या है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। यह सबसे बड़ा कारण है पेप्टिक अल्सर होने का, है ना। यह बैक्टीरिया क्या है? सबसे बड़ा कारण है पेप्टिक अल्सर होने का। ये जब शरीर के अंदर आ जाता है तो क्या करता है? म्यूकस के लेयर को ही खा जाता है, ठीक है। म्यूकस का जो लेयर है आपके, उसको जो अंदरूनी लेयर है आपके पेट का, उसको क्या कहते हैं? म्यूकस कहते हैं। तो म्यूकस के लेयर को क्या करता है? पाइलोरी बैक्टीरिया खा जाता है, ठीक है। और जब म्यूकस का लेयर खत्म हो जाता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl जो है सीधे आपके पेट के संपर्क में आ जाता है। तो पेट के संपर्क में आ जाएगा तो फिर क्या होगा? उस पेट को गलाने लगेगा, है ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो एसिड होने की वजह से पेट को गलाने लगेगा, वहाँ घाव कर देगा, फोड़े कर देगा, फुंसी कर देगा, पेट में छेद कर देगा, है ना। तो इसी को क्या कहते हैं? यही होता है पेप्टिक अल्सर। तो ये सबसे बड़ा रीजन क्या है पेप्टिक अल्सर होने का और हमारे म्यूकस लेयर के नष्ट होने का? तो एच पाइलोरी बैक्टीरिया, ठीक है। और क्या रीजन है? तो सेकंड आपका है नॉन स्टेरॉइडल एंटी फिलामेंट ड्रग्स, यानी कि कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो कि हमारे पेट में की प्रभावित करती हैं, यानी कि हमारे जो म्यूकस है, म्यूकस के लेयर को प्रभावित करती हैं। कुछ दवाइयों की वजह से होता है, एंटी फिलामेंट्री ड्रग्स की वजह से होता है। नेक्स्ट जो है आपका एसिड हाइपर सिक्रेटरी स्टेट, यानी कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो आपके पेट में रिलीज होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर सिक्रेट होता है, निकलता है, तब भी क्या होगा? तब ये आपके आमाशय के दीवार को गलाने लगेगा। अगर किसी कारण से आपने भोजन को देखा, आपके मुंह में लार बनने लगा और आमाशय रिलीज करने लगा उस अपने पाचन रस को, तो क्या होगा? वहाँ पे एसिडिक बेस बन जाएगा। और उस वक्त क्या होगा? अगर हम खाना नहीं खाते हैं और हमने खाना को देखे में लालच आ गया और खाना नहीं खा रहे हैं, हमारे मुंह में से लार निकलने लगा और हम खाना नहीं खा रहे, तो क्या होगा? हमारे पेट के अंदर भी क्या होगा? ये अब जो पाचक रस है वो निकलने लगेंगे। तो अगर ज़्यादा मात्रा में निकलते हैं तब उसका भी एक रीज़न है। आपके ज़्यादा मात्रा में जब एसिड बनने लगता है तब उसकी वजह से भी क्या होता है? आपके पेप्टिक अल्सर कॉज होता है। उसके बाद मेंटल स्ट्रेस, अगर किसी को बहुत मानसिक तौर से परेशानी है, स्ट्रेस है, चिंता है, तब भी क्या होगा? पेप्टिक अल्सर कॉज होगा। स्मोकिंग, अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा स्मोकिंग करता है तब भी क्या होगा? पेप्टिक अल्सर कॉज होगा। ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करता है, यानी कि ज़्यादा शराब पीता है, नशा करता है, तो क्या होगा? तब भी पेप्टिक अल्सर कॉज होगा। उसके बाद एक रीज़न जेनेटिक भी हो सकता है, यानी कि आनुवांशिक भी हो सकता है, ठीक है। और एक रीज़न हो सकता है आपका एक्सेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक सिक्रेशन, यानी कि जब ज़्यादा मात्रा में सिक्रेशन होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, तब भी क्या होता है? आंत की अम्लता प्रभावित होती है। आंत की अम्लता क्या होती है? बढ़ जाती है। और अम्लता ज़्यादा बढ़ेगी तो क्या होगा? म्यूकस के लेयर को वो नष्ट करने लगेगी, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या? हाइपर कैल्सेमिया, यानी कि जो आपका पैराथायराइड जो ग्लैंड है, ग्रंथि है, अगर अधिक ज़्यादा मात्रा में वो स्राव रिलीज करने लगता है, सिक्रेशन करने लगता है, तब क्या होता है? हाइपर कैल्सेमिया की स्थिति होती है। उसको क्या कहते हैं? हाइपर कैल्सेमिया। हमारे जो पैराथायराइड ग्रंथि है ज़्यादा स्रावित होता है, उस स्थिति को क्या कहते हैं? हाइपर कैल्सेमिया। तो जब हाइपर कैल्सेमिया की स्थिति होती है तब भी क्या होता है? तब भी हमें पेप्टिक अल्सर होने की संभावना होती है, ठीक है। तो इस प्रकार ये 8-9 कारण हैं जो कि पेप्टिक अल्सर होने के कारण होते हैं। कौन-कौन से कारण हैं? तो सबसे बड़ा कारण है तो आपका आपका हेलिकोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, ठीक है। जिसको कि एच पाइलोरी बैक्टीरिया कहते हैं। फिर नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, कुछ दवाइयाँ हैं जो इसको प्रभावित करती है आंत से संबंधित। फिर आपका ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्टेट होता है, रिलीज होता है, तब आपको मानसिक परेशानी होती है, तब हो सकता है। स्मोकिंग करते हैं, नशा करते हैं, तब हो सकता है। तंबाकू गुटखा खाते हैं तब हो सकता है। ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तब हो सकता है। कुछ जेनेटिक रीजन्स भी होते हैं, ठीक है। और हाइपरकैल्सेमिया, यानी कि ज़्यादा मात्रा में थायराइड ग्रंथि का स्राव होता है उसे, तब भी क्या हो सकता है? आपको पेप्टिक अल्सर कॉज हो सकता है, इज़न्ट इट?
नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। पेप्टिक अल्सर कॉज तो हो गया, लेकिन हम इसको ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो चूंकि हम यहाँ पे होम साइंस में थेरेपेटिक डाइट पढ़ते हैं, तो हम थेरेपेटिक डाइट के आधार पर इसका ट्रीटमेंट करेंगे। डॉक्टर तो मेडिसिन के थ्रू करेंगे ही, मेडिसिन चलेगा ही, लेकिन आप जानते हैं एज ए होम साइंटिस्ट कि आपके मेडिसिन के साथ साथ आपकी जो डाइट है वो भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। तो हम लोग होम साइंस में डाइट को पढ़ते हैं, थेरेपेटिक डाइट को पढ़ते हैं। तो हम कैसा आहार देंगे पेप्टिक अल्सर के रोगी को, हम उन्हें नरम आहार देंगे, ठीक है, हम उसको ब्लेंड डाइट देंगे। तो ब्लेंड डाइट क्या होता है, एक प्रकार का ऐसा पदार्थ होता है ब्लेंड डाइट, जिसमें कि बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा फाइबर नहीं होता है, बिल्कुल मतलब मुलायम दाल होता है, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल डाइट बिना मिर्च मसाले का, बिल्कुल उबला हुआ डाइट इसे कहते हैं, उसको हम ब्लेंड डाइट कह सकते हैं, ठीक है, या नरम आहार कह सकते हैं। तो पेप्टिक अल्सर में हम क्या क्या देंगे, तो हम साबूदाना की खिचड़ी दे सकते हैं, और गाय का कम वसा युक्त, यानी कि जो ऐसा फैट दूध मिल्क देंगे, गाय का मिल्क देंगे जिसमें कि फैट बिल्कुल नहीं हो, ठीक है, और उसको हम दही भी दे सकते हैं, लेकिन कम वसा युक्त दही देंगे, क्रीम देंगे, ठीक है, और हम क्या देंगे, बटर मिल्क दे सकते हैं, दलिया दे सकते हैं, कॉटेज चीज़ दे सकते हैं, सूजी दे सकते हैं, फल दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, हम पेप्टिक अल्सर के मरीज को दे सकते हैं। कहने का मतलब है कि पेप्टिक अल्सर का जो मरीज होता है उसको हम क्या देंगे, उसके आहार को कैसे मैनेज करेंगे, तो उसको हम बिल्कुल ब्लेंड डाइट पे रखेंगे, ठीक है। उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको दूध दे सकते हैं, क्रीम दे सकते हैं। दूध और क्रीम से को मिला के बहुत सारे वैज्ञानिकों ने पेप्टिक अल्सर के लिए स्पेशल डाइट बनाई है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। इसमें यहाँ हम यही पढ़ लेते हैं कि हम उनको क्या क्या दे सकते हैं और क्या नहीं दे सकते हैं। किसको नहीं कहेंगे, तो फुल क्रीम जो दूध होता है उसको नहीं देंगे, फुल क्रीम दही नहीं देंगे, मांस मछली शराब चाय कॉफ़ी तंबाकू मसाले खट्टे फल हम नहीं देंगे, बिल्कुल भी नहीं देंगे। सिरका का यूज़ नहीं करेंगे, सिट्रिक फल नहीं देंगे, विप्ड क्रीम नहीं देंगे, है ना। तो हमने देखा इस प्रकार कि हम उबला हुआ आहार रोगी को देते हैं। और कुछ वैज्ञानिकों ने कुछ साइंटिफिक डाइट बनाई है, जो कि स्पेशली किससे मिला हुआ है, दूध और क्रीम को मिलाकर बनाई गई है, जिससे कि पेप्टिक जो मरीज होते हैं उनको दिया जाता है और उससे वो रोग ठीक होता है। वो कौन कौन से डाइट हैं, तो पहला जो डाइट है वो है सिप्पी डाइट। इसको की सिप्पी डॉक्टर सिप्पी ने इसको बनाया है, ठीक है, डॉक्टर सिप्पी ने इसको बनाया है। इसमें क्या किया है उन्होंने, क्या है, एक प्रकार ये ब्लेंड डाइट है जिसमें कि उबला हुआ खाना बिना मिर्च मसाले वाला भोजन पेशेंट को दिया जाता है। किसी प्रकार का इसमें कोई अल्कोहल नहीं होता है, कोई चाय कॉफ़ी नहीं दी जाती है। इसमें किस प्रकार का आहार दिया जाता है, तो दूध और क्रीम को बराबर मात्रा में मिलाकर पेशेंट को दिया जाता है ना। दूध और क्रीम को बराबर मात्रा में मिलाकर पेशेंट को दिया जाता है, किसमें, सिप्पी डाइट में। और कब कितने अंतराल पे, तो हर घंटे दिया जाता है, हर घंटे थोड़ी थोड़ी मात्रा पर दिया जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, जिससे कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम सिलिकेट रोगी को मिलता है, और उससे क्या होता है, रोगी को रिकवर होने में सहायता मिलती है। जो सिप्पी डाइट है इसको डॉक्टर सिप्पी ने दिया था, ठीक है, डॉक्टर सिप्पी ने इसको बनाया था। और ये इसमें कैसा डाइट रहता है, तो इसमें उबला हुआ डाइट को हम प्रस्तावित करते हैं, बिना मिर्च मसाले का, है ना, बिना मिर्च मसाले का बिल्कुल उबला हुआ डाइट दिया जाता है। चाय कॉफ़ी अल्कोहल बिल्कुल नहीं होती है। और इसमें डाइट में क्या रहता है, तो डाइट में दूध और क्रीम को बराबर मात्रा में मिलाकर पेशेंट को दिया जाता है, जिससे क्या होता है, पेशेंट को कैल्शियम बाइकार्बोनेट मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और स्पेशली ये क्या मिलते हैं इनको, क्रीम और दूध से उनको मिलते हैं, ठीक है। क्रीम और दूध को बराबर मात्रा में मिलाकर देने पर फोकस किया जाता है, किसमें, सिप्पी डाइट में, है ना, सिप्पी डाइट में। किसको दिया था, डॉक्टर सिप्पी ने, ठीक है। उसके बाद सिप्पी डाइट को ही मॉडिफाई किया है लेंगरहर्ट ने। लेंगरहर्ट भी एक वैज्ञानिक है, एक साइंटिस्ट हैं फूड से रिलेटेड। उन्होंने सिप्पी डाइट को मॉडिफाई करके और क्या बनाया, सिप्पी डाइट को मॉडिफाई करके उन्होंने अपना आहार दिया। और उनके अनुसार अल्सर के पेशेंट को दूध के साथ साथ अंडा को भी मिक्स करके देना चाहिए। यानी कि उन्होंने ऐसा एक लिक्विड आहार बनाया, आपके लेंगरहर्ट ने लिक्विड आहार प्रस्तावित किया, जिसमें कि मिल्क के साथ साथ, काऊ मिल्क के साथ साथ उन्होंने एग को भी शामिल करके मिक्सचर के रूप में देना शुरू किया। और वो मिक्सचर कैसा था, वो लिक्विड फॉर्म में था, वो फ्लूइड फॉर्म में था। उसके बाद कौन सी डाइट की बात करते हैं, मेलिंगरट डाइट की बात करते हैं। मेलिंगरट डाइट
को कब बनाया गया था? 1934 में। मेलेगरेंट डाइट को 1934 में डॉक्टर मेलेगरेंट ने दिया था। इसमें क्या होता है, इन्होंने पेप्टिक अल्सर के पेशेंट के लिए ब्लीडिंग को रोकने के लिए उन्होंने एक मिक्स ब्लेंड डाइट का प्रस्तावित किया। ठीक है, मिक्स ब्लेंड डाइट को प्रस्तावित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मिल्क के साथ साथ एग भी चाहिए, मीट भी चाहिए और फिश भी चाहिए। ठीक है, ऐसे तो जनरली हम क्या करते हैं, हम अवॉइड करते हैं। हम किसको अवॉइड करते हैं? तो हम मीट को अवॉइड करते हैं, हम एग को अवॉइड करते हैं, फिश को अवॉइड करते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, मेलिंगरट ने क्या किया, तो इन्होंने सबको इंक्लूड किया और बिल्कुल मिक्सचर जैसा बना के और 2-2 घंटे के अंतराल पर पेशेंट को दिया। ठीक है, यहाँ पे जो कि कॉन्ट्राडिक्शन है, सिप्पी डाइट में क्या कर रहे हैं, सिर्फ मिल्क दे रहे हैं और क्या किस पे प्रस्तावित है, मिल्क और आपकी उस पे क्रीम को मिला के दे रहे हैं। और हम अवॉइड करते हैं, सिप्पी डाइट पे हम अवॉइड करते हैं कि हम मांस मछली अंडा दें। लेकिन मेलिंगहरेंट क्या करते हैं, मेलिंगहरेंट ने उसको अपने आहार में शामिल किया है और मांस मछली अंडा को भी शामिल किया है और बिल्कुल मिक्सचर के रूप में सबको मिल्क के साथ मिला के तब रोगी को देने के लिए उन्होंने प्रस्तावित किया है। और अंतराल इनका क्या होगा, 2-2 घंटे के अंतराल पे दे रहे हैं। और सिप्पी डाइट को हम क्या कर रहे थे, हम 1-1 घंटे के अंतराल पे दे रहे थे। ठीक है, और आपके लिंगरहट डाइट ने क्या किया, उन्होंने सिप्पी डाइट को ही क्या किया, थोड़ा सा मॉडिफाइड रूप में बना दिया। ठीक है, मॉडिफाइड रूप में बना दिया और उन्होंने जो सिप्पी डॉक्टर सिप्पी थे वो सिर्फ एग और क्रीम को दे रहे थे, इन्होंने इसमें क्या किया, उन्होंने एग को भी मिला दिया। जो डॉक्टर सिप्पी थे मिल्क और क्रीम को दे रहे थे, लेकिन लिंगरहट डाइट ने क्या किया, उन्होंने मिल्क क्रीम के साथ साथ एग को भी मिला के रोगी को देने को कहा। ठीक है, इसके बाद एक और डाइट आता है, वो एडरसन डाइट होता है। एडरसन डाइट क्या है, तो मिक्सचर ऑफ काउज मिल्क क्रीम एंड ग्लूकोज। एडरसन ने एक और डाइट बनाया और कब बनाया, 1927 में। और इसमें उन्होंने कहा कि जो पेप्टिक अल्सर के रोगी हैं उसको देंगे, मिल्क दे सकते हैं, काऊ का मिल्क जिसमें कि क्रीम नहीं, ये फैट नहीं हो, क्रीम देंगे और ग्लूकोज को बनाया हुआ मिक्सचर दिया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं कुछ कॉम्प्लिकेशंस। जब हम रोगी को बहुत सारे आहार में प्रतिबंध लगाते हैं, उनके शरीर में बहुत सारी चीज़ों की कमी हो जाएगी, बहुत सारे न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी, विटामिन्स की कमी हो जाएगी। तो क्या होगा, हम लगातार उनको क्रीम और मिल्क दे रहे हैं, है ना, क्रीम मिल्क दे रहे हैं, उनको बहुत सारी चीज़ों में प्रतिबंध कर रहे हैं। तो क्रीम मिल्क देने से क्या होगा, उनमें क्या हो जाएगा, हार्ट डिजीज़ की संभावना हो सकती है, कॉम्प्लिकेशन हो सकता है ना, हार्ट डिजीज़ की संभावना हो जाएगी, मोटापा बढ़ सकता है। ठीक है, अनीमिया हो जाएगी, क्योंकि लोहे का तो हम दे नहीं रहे हैं, लोहा हम मिल्क में लोहा मिलता नहीं है, क्रीम में लोहा मिलता नहीं, आयरन मिलता नहीं, तो क्या होगा, अनीमिया हो जाएगी। फिर आपके क्या हो सकता है, आपके हेमेटामाइटिस, यहाँ पे मेलानिन भी लिखना है, MELANIN, मेलानिन हो जाएगा, मतलब कि हेमाटामिस मेलानिन मतलब हो जाएगा, मतलब कि आपके स्टूल में ब्लड आने लगेगा। ठीक है, स्टूल में यानी कि आपके क्या बोलूँ, मल में ब्लड आने लगेगा। ठीक है, हेमाटामिसिस मेलानिन में आपके स्टूल में ब्लड आने लगता है और ब्लड स्टूल का कलर कैसा हो जाएगा, ब्लैक हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपके डंपिंग सिंड्रोम हो जाएगा। डंपिंग सिंड्रोम का मतलब होता है कि एक प्रकार से आपकी जो आहार, आप जो भोजन खाते हैं वो आपके आहार नाल से ना जाके कहाँ जाएगा, डायरेक्ट आपके ड्यूडेनम वाले पार्ट से गुजरता है, यानी कि आपके पेट को ही काट कर अलग किया कर दिया जाता है। ठीक है, आपको जो यहाँ पे ऐसे सपोज दैट ये आपका आहार नाल है। ठीक है, आहार नाल है, ये आपका स्टोमक है ना, और ये ड्यूडेनम वाला पार्ट है, ये ड्यूडेनम वाला पार्ट है। तो आपके जो स्टोमक को यहीं से काट के अलग कर दिया जाएगा और आपके एलिमेंट्री कनाल से डायरेक्ट ड्यूडेनम वाले पार्ट में एक नली जाएगा और उसके द्वारा भोजन सीधे आपकी छोटी आंत में जाएगा। ठीक है, पेट को यहाँ से काट दिया जाएगा और कुछ समय के लिए, और डायरेक्ट आपके आहार नाल से भोजन कहाँ जाएगा, ड्यूडेनम वाले पार्ट में होते हुए छोटी आंत में जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं, इसको डंपिंग सिंड्रोम कहा जाता है। ठीक है, मतलब डायरेक्ट ड्यूडेनम वाले पार्ट में, जो कि पकवासे से जोड़ दिया जाएगा, ड्यूडेनम वाला पार्ट यानी कि पकवासे, यानी कि आपके आहार नाल को डायरेक्ट पकवासे से जोड़ के भोजन दिया जाता है, भोजन आपके पेट में जाएगा ही नहीं। इसको क्या कहते हैं, इसको डंपिंग सिंड्रोम कहते हैं। उसके बाद तो फिर क्या होगा, लेट, एक और है जिसको कहते हैं लेट सिंड्रोम। लेट सिंड्रोम मतलब कि आपकी जो ब्लड में शुगर का लेवल कम हो जाता है। ठीक है, जिससे क्या होगा, आपके ब्लड में शुगर का लेवल कम हो जाएगा तो कपकपी आ सकती है, चक्कर आ सकता है, वोमिटिंग आ सकती है ना। तो इस प्रकार के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो हो सकते हैं किसमें, पेप्टिक अल्सर में। ठीक है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है, हार्ट डिजीज़ है, ओबेसिटी है, अनीमिया है, हेमाटामाइटिस मैगिलो है। ठीक है, डंपिंग सिंड्रोम है, लेट सिंड्रोम है। यहाँ पे आप मेलानिन भी लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मेलानिन लिख लेंगे इसके साथ में,
मेलानिन, MELANIN, मेलानिन, ठीक है। हेमाटाइमेसिस मेलानिन, इसको कहते हैं कि ब्लड में स्टूल में ब्लड का आना, यानी कि आपके मल में खून का आना, ठीक है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। तो इस प्रकार आज का जो हमारा क्लास हुआ, हम लोगों ने डिस्कस करा किसको, पेप्टिक अल्सर को। ओके, आई होप आपको क्लास समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।